हमारे खास मुलाकात कार्यक्रम में आज हमारे साथ खास मेहमान वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर मनोरमा सक्सेना मन्नू। डॉक्टर मनोरमा सक्सेना जी एसटीएन परिवार से 15 साल से ज़्यादा समय से जुड़ी हुई हैं। ये एक वरिष्ठ साहित्यकार हैं। इनकी कई पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी है। आज ये हमारे बुलावे पर हमारे स्टूडियो में पधारी हैं। हम इनका तहे दिल से हम स्वागत करते हैं। आइए बात करते हैं डॉक्टर मनोरमा सक्सेना मन्नू जी से। डॉक्टर मनोरमा सक्सेना जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत नमस्कार। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार और सभी नगरवासियों को मेरा प्रणाम। मैं तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ कि आपने मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया और मैं जो संदेश देना चाहती हूँ वो एसटीएन के माध्यम से पूरे देशवासियों को, जो भी मैं साहित्य के माध्यम से कहना चाहती हूँ, मैं अपने अंतरतम से मैं कहूँगी, बहुत ही प्यार से, बहुत संवेदना के साथ, कि उपवन को महक बहुत देगा कोई गुलाब जो महकेगा, सबको प्रिय होगा वह तारा जो रात रात भर चमकेगा। कुछ क्षण की चमक बहुत होती हर क्षण धूमिल सा जलने से, और बुझ जाना बेहतर है फिर भी तब में हर रोज़ सुलगने से, तब में हर रोज़ सुलगने से। तो मैं सारे नगरवासियों से यही कहना चाहूँगी, बहुत लंबे अंतराल के बाद मेरा यहाँ पर कोटा प्रवास हुआ है। अत्यंत सुखद अनुभूति है मेरी कि वफा की दो रस्म मेरे दोस्त निभाए रखना, सुकून प्यार का रिश्ता है निभाए रखना, मिलेंगे हर पल अगले बरस इसी एसटीएन में, यही सुकून अपने दिल में बसाए रखना, यही एक ख्वाब है जो दिल में बसाए रखना। बहुत बढ़िया। नमस्कार। डॉक्टर सक्सेना जी, आप अपने जीवन परिचय के बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। आप कहाँ से हैं, शिक्षा आपकी कहाँ से हुई, और साहित्य सृजन कब से आपने इसकी शुरुआत की? परिचय तो क्या बताऊं मैं कि शब्द शब्द परिचय है और नया परिचय क्या। शब्द शब्द परिचय है और नया परिचय क्या। लहरें हम सागर की शून्य में समाना है। वाह, बहुत खूब। लहरें हम सागर की शून्य में समाना है, रूप गंध स्पर्श त्वचा रस का ही परिचय है। बहुत खूब, बहुत खूब। गंध प्राण की अकेले ही बांसुरी बजाना है, रूप गंध स्पर्श त्वचा रस का ही परिचय है, प्राण की अकेले ही बांसुरी बजाना है। कोटा के पास 12 नगरी है, वाराह नगरी, और उसी में मेरी सारी शिक्षा संपन्न हुई। मेरे माता पिता दोनों ही राष्ट्रभक्त थे, और ये जो संस्कार आए मेरे अंदर राष्ट्रीयता के, राष्ट्र प्रेम के, या विश्व की कल्याण कामना के जो संस्कार आए वो उन्होंने ही दिए। उन्होंने हर पल राष्ट्रभक्ति के लिए, देश सेवा के लिए, सुभाष चंद्र बोस से मेरे पिता जुड़े हुए थे जी। और माता जो है वो क्रांतिकारियों के लिए टोपियाँ बनाया करती थी, हाथ से सी करके उनके उस जमाने में। बिल्कुल। तो दोनों ही माता पिता राष्ट्र के लिए समर्पित थे, और उनका मानना भी ये था कि राष्ट्र की अस्मिता को बचाए रखो, चाहे हम निर्धन हो चाहे धनवान। बिल्कुल। हमारे पास संसाधन न हो लेकिन हमारे अंदर भावना विश्व कल्याण की होगी तो एक दिन अवसर आएगा। और मैं आपको बिल्कुल ये बताना चाहूँगी कि मैं विगत 7 वर्षों से फौजियों का साहित्य लिख रही हूँ सिर्फ। बहुत बढ़िया। और शहीद स्मारक पर जाती हूँ, उस शहीद स्मारक पर जहाँ की 7th जाट राइफल्स के जवान आते हैं, वो बहुत खुश होते हैं। मेरा जो मानना है कि मेरी कविता सियाचिन की चोटी पर पहुँच गई, एक सैनिक के द्वारा वो लेकर के गए। मैंने हाथ से लिख के कविता और राखी भेजी, तो वो लेकर के गए, और वहाँ पर जब सैनिकों ने पढ़ा तो उन्होंने मुझे खत लिखा। वो खत आज भी मैंने 20 बरस से संभाल करके रख रखा है कि साथी को गोली लगी है, मैं आपको अगला खत लिख पाऊंगा या नहीं, या मुझे पता नहीं, लेकिन आप जैसी बहना हमें यहाँ सीमा पर आकर मिली। इससे बढ़कर मेरे लिए कोई बढ़ाई, कोई पुरस्कार, कोई साहित्यिक सम्मान नहीं था कि मैंने जिनके लिए साहित्य लिखा उन्हीं के बीच में मैं आज उठती बैठती हूँ। तो कुछ जो है वो मैं प्रार्थना करना चाहूँगी प्रधानमंत्री जी से कि गिरी हुई बंदूक की पुकार, मैंने एक रचना लिखी, गिरी हुई बंदूक की पुकार एक कविता है। तो उसका मानना है कि एक फौजी सबसे अधिक प्यार अपने माता पिता से, अपने परिवार से, अपने राष्ट्र से और राष्ट्र की सीमाओं से करता है।
और उसकी रक्षा के लिए जिस बंदूक को वो धारण किए हुए रहता है, आजीवन उसको अपनी प्रेयसी, प्रेमिका, पत्नी, माता पिता, इन सबसे बड़ा सम्मान देकर अपने सीने से लगाए रखता है। वो बंदूक उसी समय गिरती है जबकि उसका बलिदान हो जाता है। बहुत खूब। और जिस समय वो बंदूक गिरती है तो वो एक पुकार करती है, और वो पुकार क्या है सिपाही की, एक फौजी की, एक कम उम्र के बच्चे की, कि मेरा परिवार मैं पीछे छोड़ के जा रहा हूँ। मैंने पूरे भारतवर्ष के इतने 1.5 अरब जनता की रक्षा की, और इस सियाचिन की ठंड में, ये द्रास की ठंड में मैं खड़ा रहा और मैंने एम्बुश में अपना योगदान दिया। लेकिन आज जब मेरी बंदूक गिर गई है और मैं इस संसार में नहीं हूँ, तो मेरे पीछे मेरा एक परिवार है जिसे ये खबर मिलते ही, वो जैसे कि भरत जो है वो राम के पास वो चरणों में लौट गए थे, वैसे ही मेरा परिवार जो है वो मेरे मर जाने से, मेरे बलिदान हो जाने से, मैं तो अमर हूँ, मैं गया ही कहाँ, मैं कहाँ जाऊँगा, ऐ वतन तेरे खातिर मैं फिर आऊँगा। तो जो शहीद होता है वो कभी भी मरता नहीं है। तो वो जो मेरा परिवार है उसे सरकार, मीडिया और इन सब से पीछे ऐसी सहायता करे कि वो 1 महीने तक उसका जो खाद्य सामग्री है या रसद है वो उस परिवार तक पूरी तरह से पहुंचाई जाए, और वो भी इस तरीके से कि वो उसका जो फोटो और प्रदर्शनी, बिल्कुल प्रचार प्रसार नहीं होना चाहिए, प्रचार प्रसार ना हो, क्योंकि वो एक इतना सम्मानित व्यक्ति था, वो इतना ऊंचाइयों पर जो शहीद चला गया है कि उगते सूरज का पहला प्रणाम इस वतन के शहीदों के नाम, कि वीर सरहद की रक्षा में तुम तन से मन से निछावर हुए, और वक्त ने जब लिया इम्तहान आसमां के बराबर हुए। बहुत बढ़िया। दुध मुहे उन दुलारों के नाम, कल के बीते कल की सुहागन के नाम, दुध मुहे उन दुलारों के नाम, माँ की ममता का वीरों प्रणाम, देश करता है तुमको सलाम, इस वतन के शहीदों के नाम। तो शहीदों के लिए मैंने कविता बहुत काम किया, शहीद परिवारों के साथ मिल करके। और जयपुर के चंद्र प्रकाश जी भी हैं एक चित्रकार, जी। तो वो चित्रकार और कवि हम मिल के बात करते रहते हैं। बहुत बढ़िया। हम वास्तव में सोचते हैं कि जो फौजी हैं और जो फौजियों के परिवार पीछे रह जाते हैं, उनके ऊपर क्या गुजरती है। बहुत 200-250 तैल चित्र चंद्र प्रकाश जी ने स्वयं बनाए, बना करके वो गांव में जाते हैं जहाँ की शहीद का परिवार रहता है जी, और बाद में उस चित्र को अपनी ओर से भेंट करते हैं और ये एक इतना बड़ा काम है, बहुत पुण्य का काम है, बहुत पुण्य का काम है। और उनका अपना अनुभव मुझे बताते हैं कि एक महिला तो जयपुर की है, मुझे अभी नाम याद नहीं है जी, लेकिन उनकी इतनी करुण कहानी थी कि वो कोमा तक में चली गई, लेकिन आज वो RAS अफसर हैं। बहुत खूब। मैं उस शहीद की, मतलब जहाँ भी शहीद का परिवार हो, भारत की जनता से मैं कहना चाहूँगी कि जहाँ भी शहीद का परिवार हो उसका सम्मान भी करें, उसके सुख दुख को बांटे भी सही, और जितना सहयोग कर सकते हो करें। फिर मैं मीडिया से कहना चाहूँगी कि जो अखबार वाले हैं वो 2 चीज़ों का प्रयोग करते हैं शहीद के लिए। एक तो डेड बॉडी, डेड बॉडी शब्द जो है वो चूँकि हमारे यहाँ जो शहीद होता है वो अमर कहा जाता है, बिल्कुल, उसकी पार्थिव देह शब्द का प्रयोग करना चाहिए। हमें भाषा की गरिमा रखते हुए डेड बॉडी, चाहे वो अंग्रेजी का अखबार हो चाहे हिंदी का अखबार, उन्हें कि वो इतने सैनिक मारे गए, इसके बजाय ये लिखें कि इतने सैनिकों का बलिदान हुआ। बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात कही। तो ये जो अखबार वाले हैं उनसे भी मेरा विनम्र निवेदन है, नम्रतम निवेदन है कि भाषा के संस्कार को नहीं छोड़ें। हमारे यहाँ पर पार्थिव जो है वो शहीद को अमर कहते हैं। बिल्कुल, और शहीद कभी मरता नहीं है, वो तो जाते जाते भी ये कहता है कि मैं दोबारा इस धरती पर आऊँगा, मैं फिर से सिपाही बनूँगा, मैं फिर से देश सेवा करूँगा। तो इसके लिए हमें इतना सा करना चाहिए, यही हमारी उनके लिए जो है वो शहीदों के लिए सम्मान होगा सहज, कि हम डेड बॉडी अंग्रेजी में नहीं लिख करके पार्थिव देह शब्द लिखें। और दूसरा कि इतने सैनिक मारे गए, ये भाषा का संस्कार नहीं है, उनका बलिदान होता है। तो मैं चाहूँगी कि हिंदी और अंग्रेजी के अखबार, अंग्रेजी का अखबार सेक्रीफाइस शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं जी, लेकिन डेड शब्द का इस्तेमाल वो भी ना करें। और हिंदी का अखबार तो कहे कि इतने सैनिकों का बलिदान किया जी। डॉक्टर मनोरमा जी,
आपने साहित्य सृजन किन किन विधाओं में किया? मेरा देखिए जो है वो बताएं। सबसे पहले तो मैंने एक ये वाली पुस्तक बनाई थी जी जी आज से प्रौढ़ वाली। 40 साल पहले, प्रौढ़ प्रौढ़ से- साक्षरता के लिए। जी जी प्रौढ़ साक्षरता की ये पुस्तक है, मांडन्यान में मांडवो। मैं गांव में जाती थी जी। ये इफ्को के किसान सभाओं में, तो किसान सभाओं में वहाँ पर किसानों की स्त्रियाँ बैठती थी जी जी और मैंने उनको एक कविता दी। हम बेटी बचाओ करते जी, हैं, जी। गांव की हड़ौती भाषा में ही थी वो जी जी कि लाडी बुआबा मत जारी तू सेजा गाबा मत जारी तू चण्या उड़ाबा मत जारी। थारा काका जी ने शाला में तू डाल दी और न तो थारे गांव को छोरोरी काड़ो भी लागे गोरोरी ठोकर सु धूल उड़ावे और बाता की पतंग चढ़ावे वाह जब ऊंचो पढ़ जावेगो और मैम साहब लावेगो तू नीम एकड़ी रह जाएगी मारी लाडली। और फिर उनको क्या संदेशा दिया मैंने हाँ कि हाथा पे भरोसो कर ले रही और पगा ने आगे धर ले रही, तू आग धधकती बन जा, तू घास बछलती बन जा, वाह ठोकर सु तू घास बछलती बन जा, तू हाथा पे भरोसो कर ले रही और पगा ने आगे धर ले रही, तू आग धधकती बन जा, तू घास बछलती बन जा, सूखा में नाव चला दे और सूरज ने री आंख दिखा दे। वाह ये दोनों पंक्तियां मैं जी और तू पगडंडी मत बनजेरी बन जा डागली, तू बहुत पगडंडी मत बनजेरी बन जा डागली, उगता सूरज की किरण भली री मारी लाडली और पोथी कागज और कलम भली री मारी लाडली। बहुत बढ़िया तो कलम की के लिए मैंने कहा था ये दीपपुरा और तोरण गांव जी। इन सब में किसान सभाएं होती थी। जी जी तो इसका मैं साहित्य वो लिखती हूँ जो देवकी नंदन खत्री की तरह से लोगों को प्रिय हो। बहुत तो बढ़िया एक किसान सभा में गई और दोबारा जब मैं गई जी। तो वो जितनी भी औरतें थी घूंघट किए हुए थी और सबकी वो उन्होंने बन्नी की तरह बना दिया हमारी लाडली। मुझे इतनी खुशी हुई, उन सारी औरतों ने भीड़ में गाया वो मेरा बहुत जो बढ़िया, गाना बहुत था बढ़िया। वो उगता सूरज की किरण भली मार लाडी। उन्होंने पकड़ लिया उसे एक लाइन को बिल्कुल बिल्कुल कि जो हम जो हैं वो कुछ कर सकते हैं। मैंने कहा मैंने कि तुम लोग बहुत कुछ कर सकती हो। भाई साहित्य जो समाज का दर्पण है हाँ। वो काम आपने किया जो समाज मेहनत। बिल्कुल मेहनत। बहुत अच्छा ये देखिए आप कि इसमें साक्षरता का जो सिद्धांत है जी जी कि हमारे जो ये पहले साहित्य को जब हमारे विदेशी आक्रांता आए तो उन्होंने हमारे साहित्य को नष्ट करना चाहा, बिल्कुल। क्योंकि किसी भी देश की अस्मिता, राष्ट्रीय अस्मिता, संस्कृति, संस्कार और ये सब नष्ट करने के लिए क्या आवश्यक है, वहाँ के साहित्य को नष्ट कर दिया जाए। बिल्कुल बिल्कुल तो हमारे प्राचीन ग्रंथों को जला जला करके हमाम में और वो स्नान किया करते थे। तब हमारी भारतीय स्त्रियां बड़ी विदुषी थी। जी उन्होंने सोचा कि हम कैसे इस संस्कृति को बचाएं, तो उन्होंने वो जो शब्द हैं वो अपने घर आंगन में मांडनों में मांडना प्रारंभ कर दिए। और हमारे यहाँ पर क्या है, स्वास्थ्य मूल जैसे। स्वस्तिक का है, इससे सारी वर्णमाला के व्यंजन बने हैं। और ओम शब्द जो है वो ओम शब्द है, ये जीवन का प्रतीक है। बिल्कुल भाषा के आदिकाल में जब आदि मानव और आदि स्त्री ने अपने छोटे से बच्चे को, ये गर्भस्थ शिशु का चित्र है, बिल्कुल जीवन का चित्र है, तो आदि मानव ने और आदि स्त्री ने अपने छोटे से बच्चे को खो गया होगा, उसके पास भाषा भी नहीं थी, जी जी तो अपनी मिट्टी पे उकेर करके यही पूछा होगा कि वो कहाँ गया। बिल्कुल ये हमारा आदि धर्म का प्रतीक बन गया प्रतीक बन यही गया, बिल्कुल। जीवन का। तो इससे तो स्वर सारे बने हैं ओम शब्द से। जी और ये जो स्वस्तिक है इससे आप प, फ, ग और अंग्रेजी की भी सारी जो कैपिटल लेटर्स हैं जी, वो जी। आप स्वस्तिक में लिख करके देखिए जी, तो जी। आपको पता लगेगा कि वो बिल्कुल इसमें लिख लिए जाते हैं। बिल्कुल। जैसे ए बना दिया, जी, जी। ई बना दिया तो इस तरीके से बन गया, बिल्कुल फ बना दिया तो इस तरीके से, मैं बना दिया तो इस तरीके से, यानी कि बिल्कुल। स्वस्तिक जो है हमारा व्यंजनों का मूल है। तो ये मैंने बनाई थी जी 30 साल से। ये प्रौढ़ साक्षरता में ये पुस्तक जो है वो जी अब ये देखिए कि आपने स्वर और व्यंजन का देख लिया, आप मात्राओं का देखिए। जैसे ये वाला है, ये इसमें ये खड़ा डंडा है, तो ये सब मांडनों में मिल जाते हैं अक्षर। बिल्कुल तो ये इसलिए था कि गांव की स्त्री को जब मैंने ये बताया कि तुम मांडती हो, जी अक्षर भी इसी तरह से आराम से लिख सकती हो, तो उन पे में एक आत्मविश्वास आया
कि हम बिल्कुल। जो है वो ये हमें कुछ ऐसी ही बात बता रही हैं जो कि हमें बहुत ही अच्छी आती है। जी डॉक्टर मनोरमा जी, ये बहुत अच्छी बात है कि एक जो राष्ट्रीय कवि, उसने जब अच्छा साहित्य लिखा जाता है तो वो साहित्य पढ़कर उस शख्सियत को याद किया। वो क्षण थे आपके उस समय, तो कैसा महसूस हुआ था उसमें आपको? उस समय मुझे लगा था कि मैंने जीवन में सब कुछ खो दिया है। मुझे लग रहा था मैंने कितनी बड़ी गलती करी कि मैं 12 कवि सम्मेलन में नहीं गई। बहुत। उस समय सूचना प्रसारण इतना था नहीं जी। और वो आकर के चले गए और फिर हम पछताते रह गए। वो क्षण बहुत गजब का बहुत ही, होता है। पर लेकिन उनका जो प्रभाव था, उससे मैंने लिखा कि चांद हंसता हुआ रात गाती हुई, याद ही याद यादों पे छाती हुई, ख्वाब पत्तों की तरह बिखरते हुए, रूप काजल की तस्वीर गाती हुई, उनका आना था सूरज की पहली किरण और जाना की ज्यों जान जाती हुई। तो क्या होता है कि कुछ लोगों को जिनको हम बहुत पसंद करते हैं ना, हमारा साहित्य में उनका प्रभाव पड़ता ही है। डॉक्टर मनोरमा जी, वास्तव में जो अच्छा साहित्य लिखा जाता है ना, उसकी हर जगह प्रशंसा होती है। और जो साहित्य की पहचान करने वाला, आज जो वर्तमान में जो साहित्य लिखा जा रहा है उसमें कई खामियां हैं। वर्तमान और पहले के साहित्य में आप कितना अंतर मानती हैं? देखिए, मैं तो मेरा तो संन्यास वाला आश्रम है। जी। तो मैं कहूँगी कि हमारे कम से कम हाड़ौती संभाग में साहित्य के लिए अपार संभावनाएं छिपी हुई हैं। बिल्कुल। यहाँ बहुत अच्छा लिखा जा रहा है, बहुत ज़्यादा लिखा जा रहा है। और मैं जब आती हूँ और साहित्यकारों से मिलती हूँ, मैं यहाँ 12 में भी जब साहित्यकार सम्मेलन होता है, एक आध बार गई मैं, तो सारे साहित्यकारों का जो स्तर था उसको देख करके मुझे बहुत खुशी हुई, सचमुच खुशी हुई इस बात की कि हुस्न को बांधना जरूरी है और दर्द को थामना जरूरी है, शक्ल खुद की न भूल जाए कहीं, घर में एक आईना जरूरी। जी। तो साहित्यकार समाज का आईना होता है। और हमारे यहाँ का जो मानसिक स्तर है ना, जी जी, वो सारे साहित्यकार वो सोचते हैं कि मैडम क्या कहेंगी। जी जी, आप संक्षिप्त में मत बोलना, आपको तो अधिकार है कि आप अच्छे से हमें बताइए कि हम क्या करें। मैंने कि क्या कर रहे हो तुम लोग, बहुत ही अच्छा कर रहे हो। जी जी। पहली बात तो ये। दूसरी बात, क्षणे क्षणे ये नवता में पेती तदेव रूपम रमणीयताया। चंद्रमा हम जितनी बार देखें उतनी बार नया लगता है, और उसका जो अमृत झरता है वो सारी सृष्टि को आनंदित करता है। हम पूर्णिमा का चांद देखते हैं, बिल्कुल, तो हम दोज का चांद भी देखते हैं। उसी तरह से साहित्यकार हैं। साहित्यकार यत पिंडई तत् ब्रह्मांडई, हर प्रतिभा, हर व्यक्ति, मेरा मानना यह है, मैं अपना बहुत वो नहीं करना चाहती कि मेरा मैंने संन्यास लिया हुआ है, पर हर प्रतिभा अपने आप में अद्वितीय होती है और हर लेखक एक मूल विचार लेकर चलता है। तो मैंने क्या करा कि मैंने किसी भी तरह से, मेरा मानना यह है, किसी भी वाद से ग्रस्त होकर, किसी भी व्यक्ति से प्रभावित होकर साहित्य का सृजन नहीं करना चाहिए। साहित्य एक यज्ञ की तरह से है जिसमें ज्ञान की आहुति देनी है और शब्द ब्रह्म की उपासना करने वाले को। तो मैंने एक अभियान चलाया कि स्वच्छ साहित्य अभियान। बहुत बढ़िया। मौलिक सोचो, आप क्यों नहीं सोच सकते? जिस धरती पर आपने जन्म लिया है, जिस का अन्न खाकर आप बड़े हो रहे हो, हम क्यों विदेशियों से अपने विचारों को ग्रसित करें? पहले मूल सोचो कि हम किस लाखों वर्षों की हमारी परंपरा है, लाखों वर्षों से हमने जिस धरती का अन्न खाया है, जिस हवा में हम रह रहे हैं। तो स्वच्छ साहित्य अभियान मैंने चलाया। स्वच्छ साहित्य से तात्पर्य यह है कि सप्रयास, सोद्देश्य वो लेखन किया जाए जिससे कि समाज में सकारात्मकता फैले। बिल्कुल। आप ये देखिए कि जैसे मैंने एक पर्यावरण स्तुति लिखी, सर्वधर्म संभावना की प्रार्थना लिखी, तो लोगों को ये लगता है कि भाई इन्होंने क्यों नहीं लाक्षणिक में लिखा, क्यों नहीं व्यंग्य में लिखा। मैंने हमेशा सरल लिखा। बहुत बड़े, ताकि हर कोई समझ सके। अभी योग का, जैसे अभी अपने योग दिवस आया तो योग दिवस के लिए लिखा, हे प्रभु आनंद घन जीवन सफल हो योग से, तन मधुर हो योग से, मेरा मन मधुर हो योग से, भावनाएं भी मधुर हो योग के संयोग। बहुत बढ़िया। तन मधुर हो योग से, मेरा मन मधुर हो योग से, भावनाएं भी सरल हों योग के संयोग से। बहुत बढ़िया। और
उसमें क्या है कि जब आप जनता, देवकीनंदन खत्री को क्यों लोग पसंद करते थे? क्योंकि उन्होंने इधर बिल्कुल सही, छापे खाने से एक पेज उनका छपता था और भीड़ लगी रहती थी उनको पढ़ने के लिए। तो मेरा मानना है कि साहित्यकार को इतना ही सरल होना चाहिए। बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात कही। बहुत उच्च कोटि का साहित्य लिखना और भाषा को बहुत कठिन बना देना, ये मेरे लिए बहुत आसान था। बिल्कुल, लेकिन मैंने उन किसान सभाओं में जाकर के ये जाना कि साहित्य तो इनके लिए लिखना है। बिल्कुल, चोटी पे गए हुए फौजियों के लिए अगर लिखना था मुझे, तो फिर उनके स्तर पर उतर करके बहुत कि बढ़िया। वो क्या सोचते हैं। जिस समय मैं लिखती थी कि मेरी कलम में कहाँ है ताकत इतनी जो उस दर्द को लिख सकूं। आप 1% भी एक दिन फौजी बनकर देखिए, सिर्फ एक दिन कल्पना में, बिल्कुल, आपको पता लगेगा कि एक सामाजिक व्यक्ति जो है वो कितना अलग होता है। बिल्कुल। एक जो शहीद होता है उसके साथ 10 लोग जुड़े होते हैं, बिल्कुल, 4-5 अपने परिवार के, 4-5 उसकी पत्नी के परिवार के, बिल्कुल। उसके इष्ट मित्र। तो इस तरह से जो हमारी फौज है वो करीब करीब 6 करोड़ लोगों की संवेदना है। उस संवेदना को मैं 6-7 साल से लिख रही हूँ। अब क्या है कि वो उसको प्रकाशित इसलिए नहीं करवाते कि सेना की कोई भी सूचनाएं बिल्कुल गोपनीय उनकी होती एक हैं। गरिमा होती है, बिल्कुल। गोपनीयता होती है। तो हम बोलते तो हैं कि भाई शहीद के लिए, शहीद की माँ कविता लिख में, मुझे है फ़क्र मैं शहीद की हूँ माँ, नहीं अजब ये कोई इत्तेफाक है, बनाया शेर दिल उसे जो शान से, ये मेरी ज़िंदगी का असली ख्वाब है। बहुत बढ़िया। ये आपने साहित्य के द्वारा समाज तक ये बात पहुंचाई, इससे काफ़ी सीख वास्तव में किसानों को मिली होगी। क्योंकि खरपतवार ऐसा खेत के अंदर होता है जिसको किसान मतलब निकालता है। देखिए, किसान भाइयों से तो मैं थोड़ा सा कहना चाहूँगी जी कि अधिक से अधिक उन्नत और संकर बीजों का प्रयोग करें। समय पर बताए हुए देशी उर्वरक को दें, गोबर की खाद को, खेत से खरपतवार निकालें और समाज से दहेज प्रथा, बाल विवाह और मृत्यु बोध जैसी बुराइयां जी अपने गांवों को साफ सुथरा रखें। बिल्कुल। कचरा, गंदगी, गोबर इत्यादि खाद बनाने हेतु गांव से दूर एक स्थान पर इकट्ठा करें। और सबसे बड़ी बात यह है कि पौधे लगाएं, जहाँ पर भी जलाशय हो, जहाँ पर भी व्यर्थ पानी हो, बिल्कुल वहाँ पर। और पेड़ सभी फलदार लगाएं। आओ मिलकर पेड़ लगाएं, पेड़ सभी फलदार लगाएं। यानी हमें ये प्रतिज्ञा कर लेनी चाहिए कि चाहे वो आयुर्वेदिक औषधियों के पेड़ हो, नीम हो, गिलोय हो, और फलदार पेड़ होंगे तो हमारी भारतवर्ष की खाद्य समस्या हल हो जाएगी स्वतः ही। बिल्कुल। जब बिल्कुल जो है वो रेल की पटरी पर फलदार पौधे होंगे तो लोगों को खाने के लिए मिलेगा इसे। बिल्कुल। अगर हम 1.5 अरब जनता है तो हमारे जो 2 हाथ हैं वो 2.5 अरब हो गए। अगर हम उन हाथों का प्रयोग करके अपने देश को बदलना चाहते हैं तो हमें तो इतना सकारात्मक वातावरण मिला हुआ है। और मैं इस बात के लिए हमारे नेतृत्व को प्रणाम करती हूँ जी जी कि जिसने सड़कें बनाई, जिसने हमें ये विजन दिया, जिसने हमें NRI दूर देशों में सम्मान दिलाया, तो हमारा भी ये फर्ज बनता है कि हमारे इन 2 हाथों को हम जो है वो बहुत मजबूती के साथ बिल्कुल इस देश के को स्वच्छ साहित्य अभियान देने में लगाएं। जी। डॉक्टर मनोरमा जी, माँ संग विवेकानंद, इस पुस्तक में आपने क्या समाज को संदेश दिया है? देखिए, ये पुस्तक मैंने 7 वर्ष में लिखी जी। JDB कॉलेज में थी जब मैं, तो रोज़ रात को सोचती कि लिखना है, रात को लिखती और सुबह जो है वो व्याख्याताओं को सुनाती कि ये पेज लिखा है। तो रोज़ ये बात होती। हिंदी विभाग वाले कहने लगे तो आप तो बिल्कुल विवेकानंदमय हो गए, आपको किसी भी समय खड़ा कर दो तो साहित्य के साथ साथ विवेकानंद जी को आपने जी लिया। जी जी। एक जगह मैं कहीं पर प्रवचन देने के लिए गई तो वहाँ पर विवेकानंद पर बोला, तो जो एक दूसरे वक्ता थे वो बहुत ही अधिक योग्य थे। उन्होंने कहा कि भाई एक बात है कि ये व्याख्याता जो है वो बहुत इसको बोले। तो मैंने क्या किया कि बचपन में विवेकानंद साहित्य पूरा पढ़ा था, बहुत बढ़िया पढ़ लिया था। लेकिन मुझे ये लगा कि एक राजा की रानी बहुत कुछ कर सकती है, बिल्कुल, है ना, एक साम्राज्य बहुत कुछ कर सकती है, लेकिन एक संत और सन्यासी बन जाने वाले की माँ बहुत दुख भोगती है। तो ये माँ जो भुवनेश्वरी है ना, जी जी, ये एक बहुत ही संभ्रांत परिवार की स्त्री थी जी। वो भी सपना देख रही थी। इन्हें जो है वो माँ तुम्हें प्रणाम जी। मैंने क्या हुआ है कि 2 में तो चले गए थे विवेकानंद जी, लेकिन ये 11 में गई, 1911 में।
तो ये जो 9 वर्ष का साहित्य है वो एक लोहे के बक्से में रखा हुआ है। स्वामी विवेकानंद अपना जो विचार और चिंतन छोड़ के गए हैं वो इनके लोहे के बक्से में रखा हुआ है। और एक माँ बेटे के जाने के बाद जी वो उस बक्से को देखती है और उसमें से जो कागज़ है वो निकालती है। तो इस बहाने से ये जो ब्याज था उससे इसमें एक और विशेष बात रखी है जी कि स्वामी विवेकानंद ने स्वयं कहा है कि जो व्यक्ति अपनी माँ को प्यार नहीं कर सकता वो कभी महान नहीं हो सकता। बहुत खूब। 100 जन्म तक आपका यह कर्ज मैं नहीं चुकाऊंगा, आपका यह त्याग, यह बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। बहुत बढ़िया। तो आज जिन विवेकानंद को अपने रहने के लिए अपने पैतृक आवास में स्थान नहीं था, आज उन्हीं के नाम पर पूरे विश्व में न जाने कितने बिल्डिंगों पर विवेकानंद का नाम लिखा हुआ है। बहुत बढ़िया। ये उन माँ के संस्कार थे। वो माँ भुवनेश्वरी बचपन से ही उन्हें रामचरितमानस और गीता विभिन्न ग्रंथों का वाचन करके अपने बच्चों को सुनाया करती है। बहुत खूब। तो इसमें क्या है कि ये जो मेरा उपन्यास है इसमें बहुत विशेष बात है कि जितने भी विवेकानंद की शिक्षाएं हैं जी ये मैंने भारत देश के युवाओं के लिए लिखा है। और इसका जो समर्पण है वो ही कि यह उपन्यास देश की युवा शक्ति को समर्पित है। युवा शक्ति में अपार ऊर्जा, प्रतिभा, लगन, निष्ठा, संकल्प, प्रयास, अभिलाषाएं, जोश, विवेक, ताकत, हिम्मत, महत्वाकांक्षा और परिवार, समाज, राष्ट्र और विश्व के लिए कुछ कर गुजरने की ललक होती है। बहुत आवश्यकता है उस युवा पीढ़ी को के सपनों को सही राह मिलने की। किन्हीं मजबूरियों से जो युवा शक्ति दिशाहीन हो रही है, जिंदगी की जंग हार रही है, इस उपन्यास से उनके सपनों को नए पंख मिलेंगे। बहुत बड़ा। तो अब इसमें क्या किया है, विशेष बात यह है कि ये जो उपन्यास है इसमें कलम है, कलम ही घूम रही है, कलम एक पात्र है, मैं कलम हूँ जी। विगत की इति और आगत का स्वस्ति वाचन करना यही धर्म है मेरा जी। जो कुछ बीता हमारा देश का अतीत है और आगे आने वाला बिल्कुल। घटित की स्वल्प अभिव्यक्ति इसी पर हक है मेरा। ये कथा नहीं, कहानी नहीं, आख्यान भी नहीं, हकीकत है अतीत की उद्गाथा। वे रानी नहीं, साम्राज्य भी नहीं, तापसी भी नहीं थी, पर उनकी आत्मा का अणु अणु निखिल विश्व कल्याण कामना से ज्योतिक था। बहुत उन्होंने वे रानी, साम्राज्य, तापसी एक साथ थे। आज हमें जब भी विवेकानंद को याद करें हमें उन माँ को याद करना चाहिए कि उनके सन्यासी बन जाने के कारण बाकी परिवार ने जो कष्ट झेले, यानी कोई भी ये नहीं देखता कि एक सीमा पर जो शहीद हो रहा है उसका परिवार बाद में क्या पूरे जीवन वो उनको याद करता। मैंने एक ऐसे पिता को देखा है जिसके पिता बरस आज 19 हो गए, इस 19 नवंबर पर, यानी 19 साल से वो एक रोटी ले जाते हैं, थोड़े से फूल ले जाते हैं और सबसे छुपा कर कि कोई ये ना देख ले कि भी ये जो पिता है वो अपने शहीद हुए बेटे के लिए ये भोजन क्यों ले जा रहा है, और जाकर उसके उस पर चुपके से रखते। अब आप ये देखिए कि ये दृश्य देखने के बाद एक साहित्य संवेदनशील साहित्यकार कैसे नहीं लिखेगा उसके परिवार के। बहुत बढ़िया। डॉक्टर मनोरमा जी, आपने जो साहित्य लिखा उसमें समाज को क्या दिया आपने? देखिए कि मधुमक्खी शहद फूल से शहद इकट्ठा करती है और एक छत्ता बनाती है, बिल्कुल, और वो शहद बन जाता। बया चारों तरफ से तिनके इकट्ठे करती है, बहुत सुंदर घोंसला बनाती है, बिल्कुल। तो साहित्यकार अपना साहित्य लिखता है, कई मजबूरियां होती हैं, कई पारिवारिक दायित्व होते हैं। मैं एकाकी जीवन जो है वो 30 साल से चूँकि संघर्ष का जीवन रहा तो ज़्यादा मंच और इस तरीके से मैं मुखरित नहीं हो पाई, लेकिन आज भी गुरुग्राम में सेनाओं से जुड़ी हुई हूँ और अपना जो साहित्य है वो उनके माध्यम से जब मैं बोलती हूँ कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, तो जितने भी वहाँ के जो रिटायर्ड जनरल वगैरह होते हैं वो कहते हैं कि आप जो है वो बिल्कुल जिस जोश के साथ हैं तो वो आप हमारे नेता हैं, मतलब आप हमारे साथ जुड़ जाइए। तो मैं कहती हूँ कि यही मेरा सपना था कि मैं राष्ट्रीयता की और देश की अस्मिता के लिए लिखूं और उनमें जोश भरूं, तो ये मेरा सपना पूरा हुआ। बस इससे ज़्यादा तो ये है कि भाई
मैं अपने आप को क्या कहूँ कि मैंने जो साहित्य लिखा ना, जी जी। वो जितना मैंने कभी प्रयास नहीं किया कि रघुराज सिंह जी हाड़ा है ना, जी अपने झालावाड़ के हाँ कवि, बिल्कुल बिल्कुल उन्होंने 2 पंक्तियाँ दी थी जी कि गुमनामी में जीने का भी अपना ही सुख है और सारा जीवन धूमधाम हो इसमें क्या तुक है। तो आपके पास आ गई हूँ एसटीएन के माध्यम से, मैंने जो बात फौजियों के लिए कहना चाहिए था वो नहीं, कह दी है। बहुत और एसटीएन का बहुत धन्यवाद दूंगी कि यहाँ से जो संदेश जाते हैं उनका एक स्तर होता है, और साहित्यकारों की मुलाकात जो आपने प्रारंभ की है, वो साहित्यकार सिर्फ साहित्यकार नहीं आता है, वो अपना जीवन साथ में लेकर आता है और जीवन दर्शन जो है वो समाज को बताता है, जो कि नहीं बता पाता है किसी एक जगह से नहीं। तो ये जो है वो सोच जाना चाहिए। मुझे एक बात और कहनी है जी कि मैं बहुत बरसों पहले आई और मेरे 12 रोड पर एक बैनर लगा हुआ था कि यहाँ पर बिरला जी ने लगवाया था जी तो उसमें लगा हुआ था कि इस नगरी में कोई भी भूखा नहीं सोएगा जी। मैंने तुरंत फ़ोन किया उन्हें, उनके पीए ने उठाया जी। मैंने कि भाई देखिए ये बहुत बड़ी बात है और ये अपने नगरी के लिए कितनी बड़े गर्व का संदेश है कि यहाँ पर कोई भी भूखा नहीं सोएगा। कोरोना काल में मैं एक महानगर में थी, लेकिन कोटा में जितने छात्र थे और जितने बाहर के आने वाले थे, यहाँ के भामाशाहों ने, हमारे यहाँ की जो नारियाँ थी मैं उनको अन्नपूर्णा कहूँगी और साक्षात पार्वती का स्वरूप कहूँगी कि उन्होंने बाहर से आने वाले लोगों को भूखा नहीं मरने दिया। और हमने जो दृश्य देखे वो शायद हमें कहना ही नहीं चाहिए। जी डॉक्टर मनोरमा जी, आपकी कोई बड़ी उपलब्धि, पुरस्कार वगैरह आपको जहाँ जो भी पुरस्कार मिले हमारे दर्शकों को साझा करें। मैं जो है वो मैं कहना चाहूँगी कि मैंने 3 जो आश्रम वो जी लिए हैं जी और जो है वो जितना प्यार जी मैंने बांटा है उतना लौट कर कई गुना होकर के आया है। यही मेरा पुरस्कार है। बहुत साहित्यकार को पुरस्कार और सम्मान के लिए भटकना नहीं चाहिए, उसको अपने काम में लगे रहना चाहिए। मधुमक्खी को अपना छत्ता बनाना चाहिए। शहद कितना अच्छा बनेगा ये तो समय की चलनी जब छाने की साहित्य को, और अगर एक भी लाइन अगर उसमें मेरी अमर हुई जी तो मैं जानूंगी कि मैंने कुछ लिखा। बहुत उत्तम विचार है डॉक्टर मनोरमा जी आपके। आपकी जो रचनाएं और आपके लेख कई बार प्रकाशित हुए हैं। तो में होते थे जी जी, अखबारों में भी होते थे। तो कैसा जब प्रथम बार इस तरह का पटल सामने आता है तो कैसा लगा आपको? देखिए जब कोई भी चीज़ आपकी प्रकाशित होती है ना जी जी तो ऐसा ही लगता है कि जैसे सूर्योदय हो गया। बहुत बड़े है ना। और रचनाएं तो समय समय पर प्रकाशित होती ही रही जी। और चूंकि मैंने तो 38 साल की नौकरी में 32 साल लड़कों के कॉलेज में पढ़ाया जी। मेरा युवा वर्ग से सीधा जुड़ाव था, वो जुड़ाव आज भी है। जो मेरी प्रहरी संस्था है उसमें सर्वधर्म प्रार्थना, सब धर्मों का सार है, मानव धर्म महान, बिल्कुल, और ईश्वर हो या वाहिगुरु सभी उसी के नाम। हर दीन दुखी को गले लगाएं भारत के इंसान, और सब धर्मों के पुजारी भारतवासी हैं माँ। 100 बरस तक हम जिए, 100 बरस सुन पाएँ, 100 बरस कर्मठ रहें, 100 बरस सुख पाएँ, 100 बसंत मनाए मेरे भारत के इंसान, सब धर्मों के पुजारी भारतवासी हैं माँ। तो यही मेरा संदेश है। क्यों, और अभी भी मेरा सम्मान हुआ ये यहाँ पर प्रहरी संस्था ने, प्रहरी क्लब ने इन्होंने किया। तो मेरे छात्र बार बार पूछते हैं मैडम कब आएंगी, आपका सम्मान करें। मैंने कि भाई मैंने सम्मान जो है, सम्मान की राह से आगे निकल गई हूँ मैं, आध्यात्म में मैं लीन हो गई हूँ। तो मुझे जो है वो ईश्वर जो आदेश देगा वो तो मैं काम करूँगी जी। ये थी हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर मनोरमा सक्सेना मनु जी। अब पहले कोटा में रहती थी, अब गुरुग्राम में इन्होंने अपना आशियाना बनाया है और ये समय समय पर हमारे बुलावे पर ज़रूर स्टूडियो में आएंगी। इन्होंने जो साहित्य लिखा वो समाज के लिए एक उपदेश है और बहुत सीधा और सरल भाषा में ऐसा साहित्य लिखा है इन्होंने जो आम जन तक पहुंचता है और उससे वो ज्ञान प्राप्त करते हैं। आज ये हमारे स्टूडियो में पधारी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।